इस YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय, यानी कि आपके बीए फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेम के अंदर है आपके। तो ये आपके यानी कि आपके क्वेश्चन लिखने का आता है 8 या 6 नंबर का अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जैसे कि KMD CW यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी, कोई भी, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, तो आपके भी फर्स्ट ईयर के अंदर ये फर्स्ट सेम के अंदर लगा हुआ है, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि यहाँ इसकी विशेषताओं की। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि वीरगाथा काल, यानी कि जो वीरगाथा काल के साहित्य की जो विधियों प्रवृत्तियों का प्रमाणिक विवेचन कीजिए। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विवेच्य काल में वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या है, वीरगाथा काल कहा, परंतु इस काल में सिद्धनाथ और जैन साहित्य भी रचा गया। अतः शुक्ल जी का जो नामकरण अब महत्वहीन है, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं है। और हम बात कर लेते हैं कि जो आदिकाल नाम की अधिकतर संगत प्रतीत होता है, आदिकाल नाम सही प्रतीत होता है वीरगाथा काल की अपेक्षा। और इस काल में अपभ्रंश के अतिरिक्त जो है हिंदी में भी प्रभुत साहित्य रचा गया और जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है संदिग्ध रचनाएं, यानी कि संदिग्ध का मतलब है कि ऐसी रचनाएं जिनके बारे में अभी वो है कि नहीं है, उनके बारे में अभी प्रमाणिक नहीं है, संदिग्ध रचनाएं इस लिखी गई। तो इस काल में जो है उपलब्ध होने वाली सभी प्राय वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रामाणिकता संदेह की दृष्टि से देखी जाती है, यानी कि उनकी प्रमाण वो सही है या नहीं है, ये संदेह की दृष्टि से देखी जाती है जो आदिकाल की जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनको। और हम बात कर लेते हैं कि इस काल, सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो रखी है तो इसलिए मैंने कम्बल वगैरह ओढ़ रखा है, कहीं सोचे कि सर क्या ओढ़ के बैठे हुए हैं, तो सर्दी का टाइम है थोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों के लिए वीडियो बनाई देते हैं। तो इस काल में 4 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो। ठीक है। और इन रचनाओं में अनेक शताब्दियों तक परिवर्तन होते रहे। उदाहरण के लिए बिसलदेव रासो का कवि अपने ही बिसलदेव का समकालीन मानता है, परंतु इस काव्य में उन घटनाओं को भी समाहित करते हैं जो बिसलदेव के बहुत बाद घटित हुई हैं। और परमाल रासो का स्वरूप आह्लाद से काफ़ी बदला हुआ है। खुमान रासो 16वीं शताब्दी तक की घटनाएं समिष्ट है। पृथ्वीराज रासो को भी लगभग यही स्थिति है। और इस प्रकार इन ग्रंथों के मूल रूप को पहचानना बड़ा ही कठिन कार्य है। तो यानी कि बहुत सारे आपने देखा कि किस प्रकार बिसलदेव जो इसका जो कवि है वो बिसलदेव को अपना समकालीन मानता है और इसके अंदर बिसलदेव के बाद की घटनाओं का भी वर्णन किया गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी बाद की घटनाओं का वर्णन हो। तो इस प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं इस आदिकाल की, उसके अंदर संदिग्धता है कि उनकी प्रमाणिक होने पर संदेह है, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि सच्ची में ये घटनाएं हैं या कि मनगढ़ंत रचनाएं हो सकती है। तो इसलिए ये इसकी विशेषता में ही शामिल होगा। उसके बाद में अगली बात कर लेते हैं हम, ये क्या कहता है कि ऐतिहासिकता का अभाव, यानी कि इसके अंदर ऐतिहासिक घटनाओं का अभाव है। कहने का या तो ये रचनाएं ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों का जो क्या है वर्णन किया गया है। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। उसके बाद में लिया गया है, परंतु इसमें तत्संबंध तथ्यों का नितांत अभाव है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है कि भारतीय कवियों ने इतिहास का नाम भर को लिया, शैली उनकी वही पुरानी रही। यानी इतिहास का नाम दे दिया लेकिन शैली वही पुरानी है, जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रहण की ओर कम और कल्पना विलास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण का कम। ठीक है। प्राय इन कवियों ने अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया और पुनः इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं से संबंधित जो तिथियां और संवत लिखे वे इतिहास से भी मेल नहीं खाते। यानी कि जो इन्होंने
वर्णन किया अपनी घटनाओं में, अपनी रचनाओं में, वो इतिहास के साथ उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मनगढ़ंत घटनाएं इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं, जिनके कारण यानी कि इतिहास से वो मेल नहीं खाते। तो ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं उनके साथ मेल मिलाप नहीं होने के कारण ऐतिहासिकता का भाव इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, आदिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं। उसका दूसरा बात यह है कि युद्ध वर्णनों का में सजीवता, यानी कि युद्धों का जो वर्णन बड़े ही विस्तार के साथ किया गया है। इस युग के चारण कवि कलम और तलवार दोनों के ही धनी थे। यानी कि इस काल के ऐसे कवि थे जो क्या है कि कलम यानी कि वो लिखना भी जानते थे और युद्ध करना भी जानते थे, ठीक है। और उन्होंने अब आप यानी कि अपने युद्ध का जो, जैसे राजा महाराजा युद्ध वगैरह करते थे तो उनकी जो किस प्रकार वो युद्ध करते थे, उनकी वीरता का बखान वो अपने काव्य में वो करते हैं, कवि अपने शब्दों में उनको करते हैं और बहुत ज़्यादा गहराई के साथ उनका वर्णन कर देते हैं कि किस प्रकार राजा लड़ते थे। वे आवश्यकता पड़ने पर स्वयं युद्ध में भी लड़ते थे, इसलिए उनके काव्यों में युद्धों का सजीव वर्णन मिलते हैं। उसमें समय के कवि का प्रमुख कर्तव्य था कि अपनी आश्रयदाताओं राजाओं के युद्ध के लिए उत्तेजित करे। और इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करना भी एक वर्ग के लिए आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य यही था कि हर प्रसंग में आश्रयदाताओं के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटनाओं योजना का आविष्कार। यानी कि इस काल के जो कवि थे वो क्या करते थे कि जो अपने यानी कि हर एक राजा एक कवि रखता था अपना बखान करवाने के लिए, यानी कि अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखवाने के लिए, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए कवि रखता था। जैसे आप चमचागिरी करने वाले लोग कई होते हैं, तो इसी प्रकार के थे। तो वो क्या है कि राजा का बखान करते थे कि राजा इतना युद्ध में लड़े, उन्होंने इतने प्रतिद्वंदियों को मार डाला। तो इस प्रकार मतलब क्योंकि जो कवि थे इस काल के वो युद्ध करना भी जानते थे, यानी कि वो जब युद्ध छिड़ जाता था तो युद्ध में भी चले जाते थे, युद्ध का काफ़ी एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने युद्ध का भी डिटेल से वर्णन किया है। तो ये एक इस काल की विशेषता है। और जो चारण कवियों के युद्ध वर्णन का अपने पूर्ववर्ती या परवर्ती कवियों के अपेक्षा अधिक सुंदर बन पड़े हैं, ठीक है। उनमें संस्कृति कवियों की अपेक्षा केवल सैन्य विभोग का ही नहीं अपितु युद्ध काल में योद्धाओं की उमंगों, उनकी मनोदशाओं तथा क्रियाकलापों का भी सुंदर एवं मर्मिक चित्रण है। पृथ्वीराज रासों में एक उदाहरण देखिए। उठी राज पृथ्वीराज बाग लग मनोवीर नट, कड़त तेग मन वेग लगत मनो बीजू झटफट। तो इस प्रकार ये बताते हैं कि किस प्रकार यानी कि जो कवि है पृथ्वीराज रसों में कि राजा को उत्तेजित करते हैं कि भी उठे जागे और पूरी श्रद्धा के साथ यानी कि प्रतिद्वंदी का सामना करे, उसके साथ लड़ाई करे, ठीक है। और मतलब उत्तेजित करते थे कवि जो थे इस काल के युद्ध करने के लिए अपने राजाओं को। आश्रयदाताओं का यशोगान, प्राय सभी रासोकार आश्रित कवि थे, अतः उन्होंने रासो ग्रंथों में नायक की धर्मवीरता, युद्ध कौशल, ऐश्वर्य आदि का वर्णन और सभी भाषा में किया। यह वर्णन प्राय अतिशयोक्ति है और इन कवियों का लक्ष्य अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता का प्रतिपादन और उसके शत्रु राजा की हीनता दिखाना था। यानी कि जो आश्रयदाताओं, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि जो हर एक राजा थे वो अपना बखान करने के लिए, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए, ठीक है, क्या रखते थे, कवि रखते थे। और वो कवि क्या करते थे, सिर्फ अपने राजा के बारे में ही लिखते थे, जनता क्या कर रही है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने राजा की बढ़ाई करते थे। वो वही बात है कि जिसकी खानी उसकी गानी, यानी कि जिसका आप खाते हो उसका ही आप गाते हो, वही प्रथा यहाँ चली हुई थी। जैसे कि आज भी टाइम में ऐसे हैं, जैसे कि आप कई देखते हैं कि जैसे कि कई राजनेता हैं, कई जो वोट मांगने वाले हैं, उनके साथ कई ऐसे लोग होते हैं जो कैंडिडेट यानी कि इलेक्शन में खड़ा है, जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का मेन मुखिया है, वो वोट मांगने जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसकी बढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम भी ये था कि राजा अपनी बढ़ाई करने के लिए कवियों को रखते थे, तो ये सिस्टम था उस टाइम। दूसरा है कि राष्ट्रीयता दृष्टिकोण का अभाव, यानी कि जो कवि थे उनके अंदर राष्ट्रीयता का अभाव था, यानी कि वो देश समाज के लिए कुछ नहीं सोचते थे, सिर्फ जिस राजा तक रहते थे उसकी ही गुणगान करते थे। मतलब कि दुनियादारी का कोई लेना देना नहीं है, आम जनता क्या कर रही है उसका भी कोई लेना देना नहीं है।
कि चारण कवियों में जिसका खाना उसकी गाना की प्रवृत्ति थी। उन दिनों 150 गांव का ही अपना राष्ट्र समझा जाता था। और उस युग में ऐसे कवि भी थे जिन्होंने देशद्रोही जयचंद की प्रशंसा में काव्य लिखे, यानी कि जयचंद जो जिन्हें देशद्रोही माना जाता है वो उसके के बारे में क्या लिखे। फिर उन दिनों राष्ट्र शब्द का प्रयोग आज की तरह व्यापक अर्थ में नहीं होता था। एक राज्य के राजकवि को किसी दूसरे राज्य के पतन पर दुख नहीं होता था, यानी ये है कि राष्ट्रीयता सीमित थी, यानी कि पड़ोसी अगर राज्य है, अगर उस पर दूसरा आक्रमण करता है और उसको लूट लेता है तो वो उनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि दूसरे जो पड़ोसी लोग हैं वो सिर्फ अपने, जहाँ तक एक राजा का साम्राज्य होता था उसको ही राष्ट्र मानते थे। वो पूरे भारत जैसे ही आज जो भारत देश है उसको वो इतना बड़ा उनका राष्ट्र नहीं मानते थे। यानी कि राष्ट्र क्या होता है कि एक भावना होती है, राष्ट्रीय भावना होती है जो देश के प्रति लोगों की होती है। तो राष्ट्रीय भावना बिल्कुल ही कम थी, ठीक है, अपने तक सीमित थे। दूसरी बात आ जाए रसों का प्रयोग। तो आदिकाल में रचित वीर गाथात्मक रचनाओं में भी वीर रस और श्रृंगार रस का सुंदर सम्मिश्रण है। यानी कि आपने रस जैसे कि पढ़े होंगे, वीर रस अलग प्रकार के रस होते हैं, श्रृंगार रस, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली कौन सा, वीर रस यानी कि जो युद्ध के अंदर, और श्रृंगार रस, इनका ज़्यादा प्रयोग किया गया है, दोनों का सम्मिश्रण इस काल में किया गया है। तो आदिकाल की विशेषता भी है कि वीर रस और श्रृंगार रस का सम्मिश्रण अगर किसी हिंदी काव्य में मिलता है तो वो मिलता है आदिकाल में। तो ये एक विशेषता है। वीर रस को इतना सुंदर परिपाक हुआ है कि इस युग में बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी सभी के लिए युद्ध में दो हाथ दिखाने का उत्साह था। यानी कि जो कवि लोग क्या करते हैं कि इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं कि लोग उत्साहित हो जाते हैं। जैसे कि अपन कई बार राष्ट्रीय गीत सुनते हैं, भारत माता तुझे सलाम, इस प्रकार मतलब जो राष्ट्रीय गीत सुनते हैं उन गीतों को सुन के हमारे अंदर एक राष्ट्रीय भावना आती है। तो उसी प्रकार का काव्य इस काल के अंदर जो लिखते थे और जिसके कारण लोग क्या है, युद्ध करने के लिए प्रेरित होते थे। तो वो वीर रस होता है जो युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा काव्य जो रस क्या होता है, यानी एक प्रकार के रस हो जाए, जैसे कि वियोग रस हो गया, आपका करुण रस हो गया, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के रस हो गए। तो जिस प्रकार का रस आता है उसी का उसके मनुष्य के अंदर भाव आते हैं। तो उनकी मनुष्य के उत्साहित करने वाले जो काव्य इस काल में लिखे गए, और ताकि वो युद्ध के लिए प्रेरित हों, युद्ध से डरे नहीं। जैसे वो गाना आप सुनते हैं कि वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, जो वो राष्ट्रीय फिल्म है, ऐसी मतलब राष्ट्रीय भावना से रिलेटेड जो फिल्में हैं हम देखते हैं उनसे हमारा उत्साह सा जागृत होता है। तो उसी प्रकार का साहित्य इस काल में लिखा गया। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लिए जिए सियार, बरस 18 स्त्री जिए आगे जीवन को धिकार, ठीक है। यानी कि ये कहता है कि 12 वर्ष ले कुकर जिए, यानी कि 12 वर्ष तक, 12 वर्ष यानी कि 12 वर्ष का मतलब कि कुछ टाइम तक अगर जिए, लेकिन पूरे मतलब सियार का मतलब होता है कि मतलब पूरी जोश के साथ, डरे नहीं। 12 वर्ष 18 स्त्री जिए, यानी कि जैसे कि ये कहने का मतलब इसका है कि स्त्री की तरह यानी कि कमज़ोर नहीं बनना है। वैसे स्त्री कमज़ोर नहीं होती, लेकिन ये इसके अंदर थोड़ा सा अलग है, ये दूसरी भाषा में इसको, यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि ये प्रेरित करता है। दूसरा है कि इन कवियों ने युद्ध के कारण ही किसी नारी को बताया और फलतः वीर रस और श्रृंगार रस का सुंदर समन्वय स्थापित किया है। यानी कि युद्ध का कारण क्या, नारी, जैसे कि महाभारत का युद्ध छिड़ा था तो बताते हैं कि जो द्रौपदी है, द्रौपदी का यानी कि उसके कारण हुआ था। तो इसी प्रकार जो युद्ध होते हैं वो किस लिए होते हैं कि एक सुंदर रानी है, किसी राजा को पसंद आ गई, ठीक है, और उस रानी को प्राप्त करने के लिए एक और राजा है, 2 राजा है, उस रानी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो सा जीतेगा वही उस रानी के साथ शादी करेगा। तो इस प्रकार जो यानी कि उस औरत के लिए लड़ाई कर रहे हैं एक सुंदर रानी के लिए, तो उसी प्रकार यानी कि युद्ध का कारण बनता था। तो इसलिए इसके अंदर क्या है, श्रृंगार रस भी आ जाता था। यानी कि श्रृंगार रस कहाँ जाता है, यानी कि जहाँ औरत की सुंदरता का वर्णन करना, और उस औरत को प्राप्त करने के लिए जब युद्ध लड़ा जाता है तो वहाँ वीर रस आ जाता है। तो इस प्रकार से संयोग से वियोग से संयोग वर्णन अधिक मार्मिक बन पड़ा है। विशलदेव रासों में संयोग और वियोग दोनों के पर्याप्त उदाहरण है। इन कवियों ने षड् ऋतु वर्णन तथा नक्षिक का भी सम्यक निरूपण किया है। उपरोक्त 2 रसों के अतिरिक्त रौद्र, भयानक, अद्भुत रसों का भी कुछ स्थलों पर समावेश है।
उसके बाद में अगला हम बात करते हैं कि वस्तु वर्णन। चारण कवियों ने कथा विकास की ओर बहुत कम ध्यान दिया है। प्राय उनकी रुचि अनेक प्रकार के क्या है वर्णों में रही है। उनकी रचनाओं में रज, रण सज्जा, आक्रमण, युद्ध, शत्रु विजय, विवाह, नखशिख वर्णन, जल केली, आखेट, षड़ी ऋतुओं के व्यापक वर्णन मिलते हैं। इनके कवियों ने प्राय नाम परिगणना शैली का ही अपनाया है। दूसरा है प्रकृति वर्णन। आदिकाल साहित्य में प्रकृति को दो ही रूपों में वर्णन मिलता है, आलंबन और उद्दीपन। नगर, नदी, वन, पर्वत आदि के वर्णन द्वारा प्रकृति का स्वतंत्र चित्र प्रस्तुत किया, यानी कि इनके प्रकृति का चित्रण भी इसका किया गया है इस आदिकाल के काव्य के अंदर। जहाँ प्रकृति वर्णन के नाम में परिगणन शैली का अपनाया गया है, वहाँ काव्य नीरसता शुष्क बन गया है, अन्यंतर प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही चित्रण है। दूसरा है काव्य रूप। जो काव्य का जो रूप है, इस काल में वीरगाथात्मक रचनाएं प्रबंधन और मुक्तक दोनों रूपों में मिलती है। प्रथम रूप का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ विशलदेव रासो है, यानी कि जो प्रबंधक है, और इसी विरह का सुंदर वर्णन है। इसके अंदर क्या है, विरह का सुंदर वर्णन है। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। तो पूछा जा सकता है कि एक नंबर में पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का प्रबंध काव्य है। इन दो रूपों को अतिरिक्त इस काल में कोई तीसरा काव्य रूप नहीं मिलता, यानी कि दो रूपों में मिलते हैं, एक प्रबंधक काव्य, एक मुक्तक काव्य। दो रूपों में काव्य रचना की गई इस काल में। इस काल में हिंदी में न तो नाटक लिखने का परिचलन था और न ही गद्य लिखने का। इस काल की अधिकांश रचनाएं अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक है, परंतु हाल ही के शोध से मालूम हुआ है कि फुटकर रूप में गद्य लिखने में के कुछ प्रयास किए हुए थे। राउल बेल, चेम्पू, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण तथा वर्णन रत्नाकर रचनाएं भी इस प्रकार की रचनाएं हैं। दूसरा है जनजीवन। एक मिनट रुकिएगा। जनजीवन से अछूता काव्य है। मूलतः सामंती युग में प्रत्येक राजा अथवा सामंत के आश्रित कवि होते थे, यानी कि जो इनके काव्य के अंदर के आम जनता का वर्णन नहीं मिलता। आम लोग क्या करते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, उनके क्या दुख सुख हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका कोई वर्णन नहीं है। सिर्फ राजा का वर्णन, सिर्फ राजा तक सीमित है। तो ये इस काल की आप कमी भी देख सकते हैं कि आम जनता का वर्णन इसमें नहीं किया गया। दूसरा हम बात करते हैं कि आश्रित कवि और राजदरबारी कवि स्वामीन सुखमय काव्यों की सृष्टि कर सकते हैं। उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपनी रचनाओं के में जनसाधारण की व्यथा गथा की वाणी दे। पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो इन सभी वीरगाथात्मक रचनाओं में आश्रयदाताओं के चरित्रात्मक वर्णन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जनजीवन का अछूता है। दूसरा डिंगल पिंगल। ये डिंगल पिंगल क्या होता है देखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। इन कवियों ने डिंगल और पिंगल दो भाषाओं में रचनाएं लिखी। इन कवियों ने, इनकी डिंगल और पिंगल दो भाषाएं हैं। उन दिनों ये दोनों राजस्थान की साहित्यिक भाषाएं थी। यानी कि डिंगल पिंगल क्या है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो एक राजस्थान की साहित्यिक भाषा थी। इन भाषाओं में वीरता के अनुरूप शब्द योजना दर्शनीय है। इस युग के कवियों ने संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का साथ ही साथ अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज शब्दों का भी सबल प्रयोग किया है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो की भाषा की कटु आलोचना की है, लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि इस काल के कवियों का वर्णन इतना मार्मिक और सजीव हुआ है कि उनके सामने पीछे के कवियों की अनुप्रासंग गर्भित किंतु निर्जीव है। रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं। क्रमशः पदावली के बीच वीर भावों से भरी हिंदी के आदि गुणों की यह कविता सार हिंदी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती। दूसरा है कि रस ग्रंथों का क्या है, रासो ग्रंथ। इस काल में प्राय सभी वीरगाथात्मक रचनाओं के साथ रासो शब्द का प्रयोग हुआ है। रासो शब्द क्या है, काव्य का ही पर्यायवाची है और मूल रूप से यह काव्य का एक छंद मात्र था, जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में संदेश राशक आदि ग्रंथों में मिलता है। तत्पश्चात इसका प्रयोग गेय के रूप में होने लगा। कालांतर में इसका प्रयोग चरित्र काव्य एवं कथा काव्य के लिए होना लगा है। रासो नाम से परिचित काव्य में से कुछ का उपयोग अधिकतर गाने के लिए होने लगा है। कालांतर में इनका जो
पुराना रूप परिवर्तित हो गया है और अलाखंड इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। छंद विविध्य, अपभ्रंश साहित्य के समान इस काल के कवियों ने छंदों का विविध रूपों में प्रयोग किया है। दोहा, कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया देखिए, एक तो आपका दोहा, तोटक, छपे, कवित, रोल्ला, उल्लाह, कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, वैसे तो तलवार की झंकार में तोटक तोमर पदाधीर पर उतर आते हैं, पर जमकर वे छपे और दोहा में लिखते हैं। रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार छंद, बहुत सारे छंदों का भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है। तो ये आपकी थी जो आदिकाल की साहित्य की जो परिस्थितियां, हमने देखा कि हिंदी साहित्य आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां या वीर गाथा काल के साहित्य की विविध प्रवृत्तियां, विशेषताओं का प्रमाणिक विवेचन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, आपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 503 44 727। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इसकी PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।